तरह तरह के पकवान भी बना रही होती है। इसी बीच रेशमा की पड़ोसन उनके घर आती है और उससे कहती है, क्यों रेशमा, आज घर में बड़े पकवान बन रहे हैं, कुछ खास है क्या आज? आज ही के दिन मेरी शादी हुई थी और आज मेरी शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं। अच्छा, शादी से याद आया रेशमा, क्या तुझे पता है हमारे पास वाले ही एक गांव में 70 साल की एक बुढ़िया औरत अपनी दूसरी शादी रचा रही है। क्या 70 साल की बुढ़िया औरत की दूसरी शादी? अरे जिस उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं वो बूढ़ी औरत रंगरलियां मना रही है। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उस बूढ़ी औरत के 2 बेटे, बहू और 4 पोते पोतियां भी हैं। तौबा तौबा, सच में जमाना बहुत खराब आ चुका है। कोई शर्म लिहाज नाम की चीज तो बची ही नहीं इस दुनिया में। हमारे परिवार के तो ऐसे संस्कार नहीं है। रेशमा, जमाना बहुत आगे निकल गया है। आजकल क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी पर एक जैसी जवानी छा रही है। हमारे लिए तो ऐसा सोचना भी पाप है। वैसे कब है उस बूढ़ी औरत की शादी? आपको कोई जानकारी है क्या? मुझे क्या, पूरे गांव वालों को पता है इस शादी के बारे में। कल ही तो है। अरे वाह, कल तो योगेश के पापा भी छुट्टी पर हैं। एक काम करते हैं, हम भी चलते हैं इस बूढ़ी औरत की शादी में। आखिर देखे तो सही कि कौन है वो बेशर्म बुढ़िया औरत जो पोता पोती खिलाने की उम्र में प्यार के फूल खिला रही है। पड़ोसन वहां से चली जाती है, जिसके बाद रेशमा सोच में पड़ जाती है। शाम को जब रेशमा का पति अमित घर आता है तो वो रेशमा को हैरान परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ रेशमा, आज बहुत परेशान सी लग रही हो? कुछ खास नहीं, एक बुढ़िया औरत के बारे में सोच रही थी। कौन सी बुढ़िया औरत? रेशमा अमित की ओर देखती है और उसे बताते हुए कहती है, हमारे पास वाले गांव में ही एक बूढ़ी औरत है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में अब लव अफेयर कर रही है और कल उसकी शादी भी है। ताज्जुब की बात तो ये है कि उसके 2 बहू बेटे और 4 पोते पोतियां भी हैं, फिर भी किसी ने उसे नहीं रोका। अरे इतना भरा पूरा परिवार होने के बाद वो अपना दूसरा घर क्यों बसाना चाह रही है? पता नहीं जी, मैं सोच रही थी कल आपकी भी छुट्टी है तो क्यों ना हम भी शादी देखने चले। सुनने में आ रहा है कि कल पूरा गांव जा रहा है उसकी शादी देखने के लिए। रेशमा की बातें सुनकर अमित भी दूसरे दिन उसके साथ चलने के लिए हामी भर देता है। अगले दिन सुबह रेशमा और अमित बच्चों के साथ शादी देखने निकल जाते हैं। गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी तय कर रेशमा अपने परिवार के साथ विवाह स्थल पर पहुंच जाती है। यहाँ की साज सजावट कितनी अच्छी लग रही है ना। ऐसा लग रहा है मानो किसी नई नवेली दुल्हन की शादी हो। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो बूढ़ी औरत है कहाँ पर जिसके इतने किस्से सुनने को मिल रहे हैं? अमित के इतना बोलने की देर होती है और एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया औरत दुल्हन के लिबास में सज संवर कर मंडप पर पहुंच जाती है, जिसे देख रेशमा और अमित के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक जाती है। मम्मी जी, यहाँ दुल्हन के लिबास में ये सब क्या हो रहा है? अमित, मम्मी, दादी की शादी, वाह, मजा आएगा। मम्मी शादी कर रही हैं और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या अब हम उनके लिए इतने गैर हो गए हैं? कुछ भी हो, मैं मम्मी जी की ये शादी तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। रेशमा अपनी सास सुशीला की तरफ जाती है। सुशीला अपनी बहू को देखकर सकते में पड़ जाती है। रेशमा, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी छोड़िए मम्मी जी, और आप अपना बताइए, आप यहाँ दुल्हन के लिबास में क्या कर रही हैं? आप इस उम्र में शादी कर रही हैं? जानती है समाज कितनी थू थू करेगा हम पर। समाज के डर से जीना नहीं छोड़ देते बहू। मैं अपनी इस नई जिंदगी से बहुत खुश हूँ और खुशी खुशी अपनी मर्जी से ये शादी करना चाहती हूँ। अगर इस समाज में जीना है तो सब देख कर चलना पड़ता है मम्मी जी। आप तो यहाँ शादी कर लोगी, लेकिन कभी सोचा फिर हम सबका जीना कितना मुश्किल हो जाएगा? मैं आपकी शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। सुशीला अपने बेटे के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। बेटा, अब तू ही कुछ समझाना बहू को। इस शादी को लेकर मेरे भी वही अरमान है जो हर लड़की के उसकी शादी पर होते हैं बेटा। मैं क्या समझाऊं माँ उसे? आप इस उम्र में शादी करने जा रही थी और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम लोग कभी मेरी शादी से खुश नहीं होंगे।
इसलिए मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं बताया। मम्मी जी, ये सब सोचने से पहले कभी आपको हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? आज आपकी इस हरकत के कारण ही हम समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। बहू, कब तक तुम यूं ही समाज के बारे में सोचती रहोगी? ये लोग आज 100 तरह की बातें बनाएंगे और कल को सब भूल जाएंगे। क्या इनके डर से मैं जीना छोड़ दूं? कल तो सभी को मर जाना है। उसमें भी अगर हम ऐसे ही डर डर कर जीते रहे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मम्मी जी, बातें बनाना कोई आपसे सीखे। जिस उम्र में आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने पोते को गोद में खिलाना चाहिए, उस उम्र में आप फिर से अपना घर बसाने के सपने देख रही हो। यकीन नहीं होता मम्मी, आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? स्वार्थी? बहू, मैंने अपना पूरा जीवन बाकी सबकी खुशियों के लिए बिता दिया। अमित के पिताजी की मौत के बाद जब मेरे पास दूसरा घर बसाने का मौका था, तब भी मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा। और आज तुम मुझे स्वार्थी बोल रही हो? क्या एक बूढ़ी औरत के पास दिल नहीं होता? हमें प्यार करने का अधिकार नहीं होता? सुशीला की बातों ने सभी को सोच विचार करने पर मजबूर कर दिया। किंतु रेशमा, हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार होता है मम्मी जी, लेकिन आपके साथ 3 और जिंदगियां भी जुड़ी हुई है। हम आपके कारण बदनामी का घूंट नहीं पी सकते मम्मी जी। आज तुम दोनों को अचानक मेरी और इस समाज की इतनी परवाह क्यों हो रही है? यह बदनामी और समाज के तानों का डर तब तुम लोगों के जहन में क्यों नहीं आया, जब 2-2 बेटों और बहुओं के होते हुए भी मुझे अकेले उस एक कमरे में रखकर घूंट घूंट कर जीवन यापन करना पड़ रहा था? तब तुम लोगों को याद नहीं आया मुझसे कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं? सुशीला की बातें सुनकर रेशमा और अमित अपना सिर झुका लेते हैं। उन्हें अपने से हुई गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में लोग क्या कहेंगे ही चल रहा था, जिसके डर से वे खामोश होकर खड़े रहते हैं। तभी सुशीला जी आगे कहती हैं, ठीक है, अगर तुम लोग नहीं चाहते कि मैं फिर से विवाह करूं और अपने नए जीवन की शुरुआत करूं, तो मैं ये शादी नहीं करूंगी और साथ ही ये घर छोड़कर भी चली जाऊंगी। फिर ना तुम लोगों की कोई बदनामी होगी और ना ही कोई तुम्हें आकर ताने मारेगा। सुशीला की बातें सुनकर रेशमा और अमित दोनों सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद रेशमा कहती है, नहीं मम्मी जी, आप घर छोड़कर मत जाइए। आप सच कह रही हैं। अगर हम ऐसे ही समाज की परवाह करते रहे तो हम कभी खुशी खुशी नहीं जी पाएंगे। हाँ माँ, और आज बचपन से तेरे हर निवाले और प्यार का कर्ज मैं चुकाऊंगा। आज यहाँ से मेरी माँ की डोली उठेगी। बजाओ शहनाई, आज मेरी माँ की शादी है। फिर क्या, अपने बहू बेटों की रजामंदी के साथ सुशीला खुशी खुशी 7 फेरे लेकर नई नवेली दुल्हन बन जाती है और सब शादी की खुशियों में मगन हो जाते हैं। And press the bell icon. Never miss an update. बहू मोनिका बहू से सब परेशान थे। कारण था उसका नेचर, जो शादी के 8 साल बाद भी किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, आऊँ तो पराठा तैयार रखना। पराठा किस चीज़ का माँ जी? आलू पनीर या प्याज आलू या मेथी का बना दूँ? सास, जिसे मंदिर जाने को देर हो रही थी। अरे बहू, किसी भी चीज़ का बना देना, वैसे भी भूख बहुत लगी है, मैं जल्दी ही मंदिर होकर आती हूँ। सास तो चली जाती है, लेकिन बहू वो तो अपने ही काम में मस्त हो जाती है। बेटा, तेरी सास आती होगी, जल्दी से पराठा बनाकर रख दे, नहीं तो तेरी क्लास लग जाएगी। ना ना पिताजी, अब कोई मेरी क्लास नहीं ले सकता। नहीं ले सकता? अब नहीं ले सकता क्या मतलब? तेरी सास तो आज तक मेरी क्लास ले रही है। पिताजी, मैंने तो शादी ही इसलिए की है कि मुझे पढ़ाई ना करनी पड़े। क्लास लेंगी सास तो मैं नहीं रह पाऊंगी। अरे तो जो होमवर्क देकर गई है वो जल्दी से पूरा कर ले बेटा। होमवर्क? कैसा होमवर्क? अरे परेशान हो गया मैं तो। कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं, सॉरी, जा। माफ़ी भी मांग रहे हैं पापा जी,
और मुझे पता भी नहीं कि आपने क्या गलती कर दी। खैर जा रही हूँ मैं, आज ना अलमारी ठीक करने का काम करना है मुझे। बहू कमरे में चली जाती है कि सामने उसकी बेटी की सहेली आ जाती है। अरे मीरा बेटा, ये कौन है? माँ ये मेरी सहेली है मायरा, पास के सेक्टर में रहती है। अच्छा, क्या नाम है? कहाँ मिले तुम दोनों? आंटी इसने बताया ना कि मेरा नाम मायरा है, मैं पास के बिल्डिंग में रहती हूँ और हम स्कूल फ्रेंड्स हैं। अच्छा, तुम लोग स्कूल में नहीं खेलते जो घर में खेलने की जरूरत पड़ गई? वैसे क्या करते हैं पापा तुम्हारे? आंटी मेरे पापा अमेरिका में रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? अच्छा, कितने भाई बहन हो तुम? और सॉरी आंटी मुझे जाना है, मीरा देख लेना, खेलना हो तो शाम को पार्क में मिलते हैं। सहेली के जाने के बाद क्या है माँ, भगा दिया ना मेरी सहेली को। अरे पता नहीं क्यों इतनी बड़ी होकर भी आप समझ नहीं पाती कि कैसे रहना चाहिए, क्या पूछना चाहिए। भगा दिया मेरी सहेली को। खैर, मोनिका का अजीबो गरीब नेचर चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन, क्या बात है मोनिका, कहाँ जा रही हो? मैं ना ज़रा बाज़ार जा रही हूँ, थोड़ा काम है। आप बताओ, काफ़ी बिजी लग रहे हो। हाँ यार, वर्क फ्रॉम होम है ना, तो काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई ना। वो क्या है ना, बाहर धूप है और मुझे सामान लेने जाना था। कोई ना, लेकर आती हूँ। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर खाकर गिर जाऊंगी या फिर कुछ हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, लाओ लाओ, क्या लाना है? लिस्ट मुझे दे दो, मैं लेकर आता हूँ। मोनिका पति को लिस्ट देकर किचन में चली जाती है। अरे क्या बात है, तू तो झोला लेकर निकली थी, फिर वापस क्यों आ गई? वो क्या है ना, ये बोले कि मैं ले आता हूँ तो मैं वापस आ गई। देख ले, किचन तेरा है, तू जानती है क्या है क्या नहीं है। अरे कोई बात नहीं, वो ले आएंगे ना सब, मैंने उन्हें लिस्ट दे दी है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद पति सारा सामान लेकर आता है तो मैं चली दाल बनाने। लेकिन ये क्या, छोले से तो दाल निकलती ही नहीं। ये क्या है जी, दाल क्यों नहीं लाए आप? अरे लिस्ट में लिखा ही नहीं था तो मैं कैसे लाता? जो लिखा है सब लाया हूं मैं। बस अब तो मोनिका का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। अरे नहीं लिखा तो ये मतलब कि तुम लाओगे नहीं? कम से कम थोड़ा सोच ही लेते। मोनिका बड़बड़ाती वहां से चली जाती है और पति, वो तो बेचारा सर पकड़कर खड़ा हो जाता है। अब पता चला हम कैसे रहते थे सारा दिन और सारी शाम। हाँ पापा, मम्मी की आदतें तो समझ में ही नहीं आती, कल मेरी सहेली को भी भगा दिया। एक रोज तो मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं अपना सर पकड़कर ही बैठ गया। अरे मेरा तो रहने ही दो बेटा, क्या बताऊं क्या ना बताऊं। अरे पता ही नहीं चलता किस पल क्या समझ जाए और क्या समझा दे। समय निकल रहा था, हर कोई मोनिका से परेशान हो रहा था। किसी के पास कोई उपाय नहीं था कि कैसे उसकी आदतों को सुधारा जाए। फिर एक रोज, अच्छा बेटा क्या खाओगी आज? माँ कुछ भी बना लो। कुछ भी क्या होता है? अरे बताना रानी बिटिया को क्या खाने का मन है। माँ पालक पनीर। मेरी बेटी पालक पनीर खाएगी। लेकिन बेटा पालक तो है नहीं, कुछ और बता। माँ बहुत दिनों से छोले भटूरे नहीं खाए। ओ, वो कैसे बनेगा बेटा? उसके लिए तो छोले भिगोने पड़ेंगे ना। बेटी माँ को जो भी बनाने को बताती, मोनिका कोई ना कोई परेशानी बता देती, जिसके बाद माँ कुछ भी बना दे, तू एक काम कर, दाल चावल ही उबाल दे। वही तो बनाया है बेटा, चल जल्दी से आजा खा ले। माँ चली जाती है लेकिन बेटी परेशान हो चुकी होती है। क्या है, माँ ने जब बना ही लिया था दाल चावल तो मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही थी? तभी वहां दादी आ जाती है। क्योंकि तेरी माँ है ही ऐसी, यहाँ तेरे पास आने से पहले मेरा भी सर खा कर गई है। क्या कर सकते हैं अब। पर दादी ऐसे हाथ पैर बांध कर भी तो नहीं रह सकते ना। हाँ बेटा, सही बोल रही है तू। बहू को तो समझाना ही होगा कि वो जो व्यवहार करती है वो ठीक नहीं है। बस फिर क्या था, सभी सोच लेते हैं कि जैसे को तैसा करना है। अगले रोज नाश्ते पर, ये क्या है मोनिका, पराठे क्यों बनाए? मुझे तो पोहा खाने का मन था। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पोहा खाना है? बता देते ना।
बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमको लगता था कि मुझे ये पता होना चाहिए था कि दाल लानी है। मोनिका को कुछ तो समझ में आ जाता है, लेकिन वो शांत रहती है। फिर अगले रोज, माँ जी वो कल ना मेरा व्रत है, तो बताइए ना शाम की पूजा कैसे करनी होती है। कौन सी पूजा, साड़ी वाली या सूट वाली? माँ जी साड़ी वाली। वैसे क्या खाते हैं उसमें? खीर ना, तो मैं अभी खीर बना लेती हूँ। कौन सी खीर बहू, चावल वाली या सूजी वाली? बहू समझ जाती है कि वो सास को जैसे कभी पराठे के लिए कंफ्यूज कर रही थी, सास उसे अब कंफ्यूज कर रही है। तभी डोरबेल बजती है। सामने होती है पड़ोसन जो मोनिका से मिलने आई होती है। अरे बिटिया, माँ को बुलाना अपनी। माँ को? लेकिन इस वक्त आपको क्या काम है? छोटी सी है, लेकिन सवाल देखो, पुलिस की तरह दागी जा रही है। बेटा, उनसे चीनी लेनी थी। अच्छा, आपकी कटोरी में या हमारी? बेटा वो मैं लेकर आई हूँ, जरा माँ को बुला दो। कल पड़ोसन के घर क्या झगड़ा हुआ ये भी पूछना था। ये क्या बात हुई, किसी के घर के झगड़े को डिस्कस करना? वैसे आपके पति क्या करते हैं? वो कितने बजे ऑफिस जाते हैं? और माँ जब शाम को वॉक पर जाती है तो क्या उस वक्त आप लोगों की बात नहीं होती? मोनिका बेटी की सारी बात सुन रही थी, लेकिन जैसे ही वो बेटी को कुछ कहती, पड़ोसन उल्टे पैर भाग जाती है। माँ, मीरा, मैं समझ गई हूँ कि मैं क्या गलती कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। शिल्पा की आदतें ठीक नहीं थी। वो ना बोलने से पहले कुछ सोचती और ना ही कुछ करने में। उसकी इस आदत से सभी परेशान रहते। बहन, घर पर मेहमान आए हैं और शक्कर खत्म है, थोड़ी शक्कर दे दो, मैं बाजार जाऊंगी तो ले आऊंगी। अरे शिखा बहन, तुम तो माफी करे, जब देखो तुम्हारे घर में कुछ न कुछ खत्म ही रहता है। अरे शिल्पा, चिल्ला क्यों रही हो? कहा ना घर में मेहमान बैठे हैं, सुन लेंगे। सुन लेंगे तो सुन ले, तुम लोगों की मांगने वाली आदत तो बंद होगी। अच्छा शिल्पा, ना दो शक्कर, लेकिन बात तो अच्छे से करो। एक कटोरी शक्कर के लिए तुमने मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। शिल्पा बड़बड़ाते अंदर चली जाती है तो शिखा भी घर चली जाती है। माँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, पता नहीं कहां कहां से ऐसे पड़ोसी आ जाते हैं, जब देखो तब कुछ ना कुछ मांगने के लिए घंटी बजाते हैं। अब घंटी बजे तो दरवाजा ना खोलना। पता नहीं माँ की ये आदत कैसे बदलेगी, किसी को कुछ भी बोल देती है, बोलने से पहले सोचती भी नहीं। शिल्पा की ये आदत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन शिल्पा के दरवाजे सब्जी वाला आया। सुनो भैया, मुझे ये भिंडी, टिंडे, लौकी और आलू के साथ 1 किलो प्याज दे दो। जी बहन जी। वो एक एक कर सारा सामान पैक कर देता है। कितने पैसे दूं? 220 रुपए पूरे। अरे इतना महंगा नहीं। हाँ, मैं तो सिर्फ 150 दूंगी। नहीं नहीं, पैसे तो पूरे लूंगा, नहीं तो सब्जी वापस कर दो। ऐसे कैसे वापस कर दूंगी? मैं तो एक भी सब्जी वापस नहीं करूंगी। और हाँ, रही बात पैसों की, तो लेना है तो 150 ले लो, वरना मेरे मोहल्ले में घुसने तक नहीं दूंगी। हाँ। अरे नहीं नहीं बहन, हम लोग गरीब लोग हैं, ऐसा ना करो। पकड़ो ये 150 और दफा हो जाओ। शिल्पा की बेटी अंदर से ये सब देख रही थी। शिल्पा, तूने तो हद कर दी। बेचारा गरीब आदमी, उसका तो गुजारा ही इसी से होता है। बोलने से पहले सोचा कर बेटा। माँ आप चुप रहो, घर चलाना बच्चों का खेल नहीं। और वैसे भी इतनी महंगी सब्जी थोड़ी ना होती है। आपको तो सिर्फ खाने से मतलब है, लेकिन मुझे तो सब सोचना पड़ता है ना। शिल्पा की सास ये बात सुनकर दुखी हो जाती हैं। शिल्पा की बेटी शिल्पा की ये सारी बातें सुन रही होती है। शिल्पा की बेटी एक दिन माँ से कहती है, माँ, ओ माँ, जरा यहाँ तो आना। ओहो क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो ऐसे बेटा? हुआ क्या? ये देखिए मेरी स्कूल की ड्रेस कितनी गंदी हो गई है।
इसे कौन धोएगा? लेकिन ये तो साफ है बेटा, मैंने अपने हाथ से खुद साफ किया है। माँ, ये ड्रेस इतनी गंदी है कि मैं इसे पहन ही नहीं सकती। चलो, मुझे बाजार से नई दिलाओ। शिल्पा दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है कि तभी सामने उसकी सास मिल जाती है। शिल्पा, अरे ओ शिल्पा, ये क्या सब्जी बनाई है? ऐसे भी कोई सब्जी बनाता है? शिल्पा सास की इस हरकत से सख्ते में आ जाती है। अरे माँ को तो मैं जो बना दूं उन्हें वो पसंद आ जाता था, फिर आज वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? शिल्पा कुछ समझ पाती कि थोड़ी ही देर में उसका पति आ जाता है। अरे शिल्पा, ये क्या है? क्या हुआ आपको? ये मेरी अलमारी पूरी अस्त व्यस्त है, तुमसे कोई काम नहीं होता है। सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती हो। अरे मैंने तो सारी अलमारी साफ रखी है। इसे तुम साफ कहती हो? ये तो पूरा कूड़ादान लग रही है। शिल्पा परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। शिल्पा अकेले कमरे में जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां उसका पति, सास और बेटी आ जाते हैं। शिल्पा उन लोगों को देखकर और जोर जोर से रोने लगती है। कि तभी उसकी सास उससे कहती है, क्या हुआ? यहाँ बैठकर रोती रहोगी या फिर खाने को भी कुछ बनाओगी? माँ, पहले आप बताएं, आप लोगों को क्या हुआ है जो मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? वही हुआ है जो तुम्हें रोज होता है। मैं समझी नहीं। माँ, आज घर वालों ने आपसे बुरा व्यवहार किया तो आपको कितना बुरा लगा ना? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझसे इस तरह से बात करे। सही कहा शिल्पा, जो चीज तुम्हें खुद के लिए अच्छी नहीं लगती वो तुम्हें दूसरों के साथ भी तो नहीं करनी चाहिए। बेटा, हम तुम्हारे अपने हैं, फिर भी तुम्हें अपनों की बात का बुरा लगा। लेकिन सोचो, जिन बाहर के लोगों से तुम ऐसा व्यवहार करती हो उन्हें कैसा लगता होगा। हाँ माँ, आप सच कह रही हैं। मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, मुझे कड़वा नहीं बोलना चाहिए। मैं समझ गई, मैं आपकी हूँ इसलिए आप लोगों ने मुझे सुधरने का वक्त दिया और मेरा साथ दिया। लेकिन जिन बाहर के लोगों से मैं बुरा व्यवहार करती आई, वो लोग मेरे कड़वे बोल से कितने दुखी होते होंगे। मैं वादा करती हूँ, आज से ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करूंगी। सीख, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो हम खुद के लिए अपेक्षा करते हैं।